अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। आज दोस्तों डस्का में ज़िमनी इलेक्शन थे और अल्लाह का शुक्र है कि आज 18 फरवरी की तारीख नहीं दोहराएगी। आज ना कोई फायरिंग हुई, ना ही कोई बदमज़गी क्रिएट हुई, ना ही वोटर्स को रोकने की कोशिश की गई और ना ही गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार की गई, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन हुए। ये बात ज़रूर है कि थोड़ा सा टर्न आउट कम रहा, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि जिस वक्त काउंटिंग का अमल मुकम्मल हो रहा था उस वक्त भी मौसम साफ़ था और तारे निकले हुए थे। और आज महकमा मौसमियात ने भी कह दिया था कि आज कोई धुंध नहीं पड़ेगी, आज बिल्कुल बारिश नहीं होगी, आज कोई आंधी नहीं चलेगी। लिहाजा वो जो पिछले वाले इलेक्शन 18 फरवरी के इलेक्शन की जो तल्ख यादें थीं, जिसमें 2 कीमती जानें भी ज़ाया हुई, उससे निकलने के लिए आज एक अच्छा मौका था। लेकिन ये बात भी है कि अब तक के जो नताइज हैं इसके मुताबिक तो नून लीग को एक बढ़तरी की हासिल है। ऑल्दो कि बड़ा टफ कंपटीशन था और बड़ा नर्व ब्रेकिंग कंपटीशन था, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरफ ने अपनी तरफ से भरपूर जोर लगाया। और आज वहाँ पर जो एक दिलचस्प 2 चीज़ें मुझे नज़र आईं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझूंगा। पिछली दफ़ा तो ज़रा धांधली का तरीक़ाकार मुख्तलिफ था ना जी, वो धुंध के चक्कर में 20 प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए। लेकिन इस मरतबा PTI ने एक ज़रा यूनिक तरीका अख्तियार किया। पहले तो हम ये मूवमेंट सुनते आए थे कि लोग बिरयानी के डब्बों के ऊपर वोट देते हैं, लेकिन इस मरतबा वोटर्स ने भी शायद वो अपना म्यार बुलंद कर लिया है। इस मरतबा PTI वालों का मौक़िफ़ ये था, वोट दो आटे का थैला लो। बाहर ट्रक खड़े थे, मेरे पास जो फुटेजेस मौजूद हैं और सोशल मीडिया पे चले हुई हैं कि पोलिंग स्टेशन के बाहर जो PTI का कैंप था वहाँ पर एक ट्रक लगा हुआ था, आटे के थैले 20-20 किलो के उसके अंदर लदे हुए थे और ये तय था कि जनाब वोट डाल के आएँ, यहाँ से थैला लें और घर जाएं। यानी कि अंदाज़ा लगाएंगे अब लोग 20 किलो आटे के ऊपर ये वाला काम करने पर मजबूर है, क्योंकि आटा भी अब बहुत महंगा हो गया है। आपको याद है कल मैंने आपसे कहा था कि मुझे लगता है कि जिस किस्म का IMF के साथ मुआहदा कर लिया इमरान खान की गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद यहाँ पर भूख का ये आलम होगा कि वो जो प्राइम मिनिस्टर का रोटी प्रोग्राम है ना वही चलेगा। और शायद इसी से इंस्पायर होकर किसी ने उनको ये मशवरा दिया था कि ये आप आटा बांटे लोगों में, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं आटा ख़रीदने के, और शायद इस चक्कर के अंदर वोट मिल जाए। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या बढ़ते हैं, किस तरह चलते हैं, किस तरह नहीं चलते। लेकिन ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। इसी तरह जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उनकी जो मामले खुसूसी हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा माफ़ कीजिएगा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा आज वहाँ पे मौजूद थी। आज फिर डस्का चली गई वो, जिस तरह पिछली दफ़ा की उन्होंने कार्रवाई की थी, आज वो फिर ना सिर्फ डस्का चली गई बल्कि वहाँ पर जाकर उन्होंने तरक्याती मनसूबे अनाउंस कर दिया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो शख्सियत जिसके पास ना कोई अवामी मैंडेट है, अवामी मैंडेट से मुराद ये है कि ना वो मुंतखब रुकन हैं, ना वो वज़ीर हैं, लेकिन वो वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर करोड़ों रुपए के तरक्याती मनसूबों का इलेक्शन वाले दिन अनाउंसमेंट करके आते हैं। बल्कि ना सिर्फ वो, बल्कि मुस्लिम लीग काफ के नायब सदर सलीम बरियार साहब भी डस्का में जाके वहाँ पे 50 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की इलेक्शन वाले दिन अनाउंसमेंट करके आते हैं। लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आया कि इलेक्शन वाले दिन 50 करोड़ रुपए की जो तरक्याती मंसूबे हैं उसकी अनाउंसमेंट के ज़रिए वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो फौरी तौर पर उनके पास कोई बोतल का जिन निकल आया था, चिराग उन्होंने यूँ रगड़ना था एकदम से और वो 50 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे ने रूबा अमल हो जाना था, सड़कें ठीक हो जानी थी, सोलिंग बिक जानी थी, सीवरेज का निज़ाम बेहतरीन हो जाना था, जो पूरा शहर है उसमें लशपश हो जाना था। ये आखिरी दिन को तो सिर्फ लॉलीपॉप होते हैं। और अच्छा किया इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फौरी कार्रवाई की, उन दोनों हजरात को कहा कि आप जाएँ हल्के से बाहर और ख़बरदार दोबारा हल्के में नज़र आए, और उनको नोटिस भी जारी किए हैं कि आपने ये किस कैपेसिटी के अंदर ये तरक्याती मंसूबे यहाँ पे अनाउंस किए हैं। इसी तरह नून लीग के भी एक MPA थे, वो भी हल्के में घूमते रहते, उन्होंने कहा जी आप भी निकलें बाहर, आपकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और बड़े अच्छा इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे आज इंतजाम किए। लेकिन अब ये देखना ये है कि इसके बाद की क्या सूरत हाल डेवलप होगी। हार जीत इलेक्शन का हिस्सा चलती रहती है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि अब हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो पोलिटिकल सूरत हाल है उस पर क्या बनेगी। कल जो है वो जो पीपल्स पार्टी है उसकी CEC की मीटिंग है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि PDM के सरबराह ने CEC की मीटिंग से एक दिन पहले एक नई कार्रवाई डाल दी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ना सिर्फ जो PDM के सरबराह ने ना सिर्फ अपनी नाकामी को तस्लीम किया बल्कि एक नए सियासी सफ़र के आगाज़ का भी इशारा दिया। उनके साथ आज रब्ता हुआ है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद ख़ान अचकज़ई साहब का, और उन्होंने दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू के अंदर ये इस बात का उन्होंने एक दूसरे को यकीन दिलाया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कोई हमारे साथ हो ना हो, और हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ईद के बाद
ईद के बाद उन्होंने कहा कि जनाब हम भरपूर तहरीक चलाएँगे, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। और एक और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है यार, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। उन्होंने कहा जनाब हमारी जो जद्दोजहद है ये हुकूमत के ख़ात्मे के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम इमरान हुकूमत के ख़ात्मे के लिए बिल्कुल कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे। हमारी जद्दोजहद निज़ाम की तब्दीली के लिए है। और बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बात से मौलाना साहब की आज जो महमूद अचकज़ई साहब के साथ गुफ्तगू हुई है, कोई ऐसा इशारा मिल रहा है जैसे मौलाना साहब ना अब ये जो तन्हाई में थे, सबसे कटे हुए थे, राब्तों में मीडिया पे भी नहीं आ रहे थे, पब्लिक में भी नहीं आ रहे थे, वो शायद ये सोच रहे थे कि बस अब मुझे ना इन दोनों पार्टी से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए और कोई अलग सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने फिर अब महमूद अचकज़ई से रब्ता किया। क्योंकि दोनों जमातों का जो तर्ज़ अमल था वो शायद मौलाना साहब के लिए फेवरेबल नहीं था और उनकी सुप्रीमेसी बार बार चैलेंज हो रही थी। शायद ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से तो बहुत ज़्यादा, बिलावल साहब ने तो कुछ ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं किया, लिहाजा उन्होंने ये सोचा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब होगा क्या, क्या करेंगे। देखें, इमरान खान की हुकूमत को नहीं छेड़ेंगे तो पीडीएम में रहते हैं। पीपल्स पार्टी यही कह रही थी कि हम इमरान खान की हुकूमत को जमहूरी तरीक़ों से चैलेंज करेंगे, हम गैर जमहूरी तरीक़ों से चैलेंज नहीं करेंगे। आप कहते हैं कि हमने निज़ाम को तब्दील करना है, तो निज़ाम को कैसे तब्दील करना है, क्या कोई तरीक़ाकार, कोई इसका कोई रोड मैप क्या है, इसके लिए क्या तरीक़ाकार आपने इख्तियार किया है, और निज़ाम से मुराद आपकी क्या है। अगर तो मुराद डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम को तब्दील करना है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को तब्दील करना है, तो ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। सदारती निज़ाम लेके आना है, बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। एक नया कोई आइन तश्कील देना है, बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। अभी तक क्लैरिटी नहीं आई मुझे, इस बात से समझ आई। बात जो समझ में आई है वो सिर्फ ये है कि वो शायद उनका ये कहने का मफहूम यह है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के इस रोल को जो इस वक्त उनका मुल्क में मौजूद है, हम इसको चैलेंज करेंगे और इस रोल को ख़त्म कर देंगे। बहुत अच्छी बात है अगर वो ये सोच रहे हैं, क्योंकि हर एक पाकिस्तानी यही चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल महदूद हो, वो उनका जो काम है वो करें और जो आवाम का हक़ हुक्मरानी है वो बहाल रहे। लेकिन अहम सवाल ये है कि वो कैसे करेंगे, अपनी एजिटेशन के ज़रिए उनको बिल्कुल दीवार के साथ कैसे लगाएंगे, बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जैसे जैसे उनके इस प्लान के रुख सामने आएंगे वो पता चलता रहेगा। चूँकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हमने बार बार यही देखा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आते रहे हैं, और ऐसे ही डिफरेंस ओपिनियन हमें नून लीग की सफ़ों में भी नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ साहब इस बात पर आमादा हैं कि वो इन हाउस चेंज लेके आएँ, जबकि नवाज शरीफ साहब इस बात पर आमादा नहीं है कि इन हाउस चेंज आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं कि इन हाउस चेंज आए और इस्तीफ़ों के ऑप्शन को बहुत लास्ट रिजॉल्ट पर उसको एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन अजीब सा, जब कहते हैं ना कड़मस मचा हुआ है, कोई अजीब सा कड़मस मचा हुआ है। ऐसे सिनेरियो के अंदर हमारे एक दोस्त हैं शफीक अवान साहब, उनकी एहतसाब अदालत के अंदर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई थोड़ी देर की। उनके वहाँ पर उनके साथ कोई थोड़ी सी गुफ्तगू भी, राना सनाउल्लाह भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। तो उस पर उन्होंने उनसे कुछ सवालों जवाब किए। उन्होंने पूछा कि जनाब ये क्या ख्याल है आपका, को आप इन हाउस चेंज के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, इन हाउस चेंज अगर हो जाए तो हम इसके लिए 100% तैयार है। लेकिन शर्त यह है कि हम अकेले इन हाउस चेंज नहीं लेके आ सकते। और ये बात भी है कि हम दूसरी पार्टी के बंदे नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम बंदे तोड़ के वोट लेना है तो फिर हमें उनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। लिहाजा कोई अगर इज़्ज़त व आबरू वाला कोई रास्ता है तो उस पर हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा अब्रप्टली हम ऐसा कुछ कर दें कि जनाब तुम ही आ जा, ये वाला सिस्टम नहीं होगा। कोई मसलन जहांगीर तरीन साहब हैं, ये अगर बाज़ाब्ता तौर पर अपना एक अलग शनाख्त बनाते हैं, हमारे साथ आ जाएं। ये मैंने मिसाल दी है, ये ना समझिएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा, ये मैंने मिसाल दी है कि वो अगर अलग ग्रुप बना के आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, इस पर बात की जा सकती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसके बावजूद भी अभी कुछ इस मामलात में आगे कुछ चीज़ें बढ़ने की ज़रूरत है। शफीक साहब ने उनसे ये भी बात की थी कि मियाँ साहब इस बात पर आमादा नहीं हो रहे। उन्होंने कहा ये हम पार्टी में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। फिर परवेज़ इलाही के साथ परवेज़ इलाही साहब को चीफ़ मिनिस्टर के तौर पर कबूल करने या हमज़ा साहब को चीफ़ मिनिस्टर के तौर पर लाने पर उन्होंने सवाल किया उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि ये इसका फ़ैसला मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे ज़ाती तौर पर पूछें तो मुझे परवेज़ इलाही साहब पर भी कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इसका जो फ़ैसला है वो मेरी पार्टी करेगी हतमी तौर पर कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। जहांगीर तरीन साहब के से मुतल्लिक सवाल हुआ उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि जहांगीर तरीन ने बहुत देर की इस तरफ आते हुए, लेकिन अब ये उनका अमल साबित करेगा कि वो इस मामले में किस हद तक संजीदा हैं। क्या वो इस चेंज के अमल के अंदर आएंगे या वो इतना करेज रखेंगे कि वो उससे बाहर आ सकें, यानी कि पीटीआई या इमरान खान के
असर से बाहर निकल सके, इसका भी उन्होंने फैसला करना है। अभी उन्होंने इस बात का भी फैसला करना है कि उन्होंने अगला लाहे अमल सियासी क्या इख्तियार करना है, क्योंकि अगर तो ये सिर्फ मुकदमात के दबाव के लिए उन्होंने अपना प्रेशर ग्रुप बनाया है, और अगर उन मुकदमात पर उनसे हाथ हौला रख लिया जाता है तो क्या उनका क्या लाहे अमल होगा। मतलब सब कुछ अभी बड़ा प्री मैच्योर है, लिहाजा हमें इंतज़ार करना चाहिए थोड़ा सा कि ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँ, और उसके बाद ही कोई बात आगे जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो नून लीग है उसके अंदर भी ये वाली एक सोच पाई जाती है कि इन हाउस चेंज लाया जाए, और इस सोच के तहत अगर हम देखें मामलात को तो हमें वो जो मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई साहब वाला जो अलाइंस है उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब की सोच तो मिसफिट नज़र आती। हाँ, उनकी सोच मिलती ज़रूर है, वो मरीम साहबा और नवाज़ शरीफ साहब से मिलती है। अब नवाज़ शरीफ साहब और मरीम साहबा ये जो मुलाकात जो बातचीत हुई है फजलुर रहमान साहब की, महमूद अचकज़ई साहब की, इसके साथ अपने आप को किस तरह सिंक्रोनाइज़ करते हैं, ये एक अहम बात है। सिंक्रोनाइज़ करते हैं या नहीं करते, इस पर अभी बहुत ज़्यादा सवालात उठने का अमल जारी है, और ये आने वाला वक्त बताएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले पता तो चले ना कि उनका रोड मैप क्या है, मतलब वो निज़ाम की तब्दीली से मुराद क्या ले रहे हैं। वो क्लैरिटी के साथ कुछ रोड मैप सामने आएगा तो उसके बाद ही सूरत हाल क्लैरिटी में आएगी। अब आते हैं आपके सवालों की तरफ। मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब का ये सवाल है, क्या आप इमरान खान ये अब इमरान खान को समझ आएगी कि मुल्क में 73 साल से कौन सा पुतली तमाशा चल रहा है। उनका इशारा जहांगीर तरीन साहब के प्रेशर ग्रुप के सामने आने से और इमरान खान पर दबाव डालने से है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को काफ़ी अरसे पहले समझ आ जानी चाहिए थी, ख़ासतौर पर जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था और उनके पैरों के नीचे से ज़मीन गर्म हुई थी, और जब सब चीख रहे थे कि वन पेज ख़त्म हो गया है, जब सब चीख रहे थे कि अब उनको वो सपोर्ट हासिल नहीं है, जब ये सब ये कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई है, तब उनको समझ आ जानी चाहिए थी कि उनका रोल ख़त्म हो गया। और बेहतर ये होता कि वो उसी वक्त जिस तरह उन्होंने फ़ैसला किया था अपने बनी गाला में कि जनाब मुझे असम्बली तहलील कर देनी चाहिए, उनको असम्बली अगर ये फ़ैसला कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि मेरा ख्याल है फ्रेश मैंडेट उनको ले लेना चाहिए था। लेकिन असल मामला ये है कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है, यहाँ पर ये पुतली तमाशा चलते रहते हैं, और ये जो पुतलियाँ चलाने वाली उंगलियाँ हैं ना, इनको नई पुतलियाँ भी बहुत ज़्यादा मिलती रहती हैं, लिहाजा ये तमाशा चलता रहेगा। हाँ, उसके लिए ज़रूरी यह है कि हम उस रोल को मिनिमाइज़ करें किसी ना किसी तरीके से। मेरा ख्याल है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करना और इस एक तरफ लेके जाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर हर बंदा अपने मफादात के ताबे ही रहता है और मफादात के ही गुन गाता है। टॉम सईद साहब का ये कहना है कि IMF को मुल्क बेचने के बाद क्या हम पिज़्ज़ा खाएंगे। पिज़्ज़ा आपको याद आ जाता है बार बार ना, जब से पापा जोन्स की आउटलेट्स खुले हैं ना, सबको पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा याद आता है। असल में जब IMF के साथ हम अच्छे खासे लंबे चौड़े प्रोग्राम में चले जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हम पिज़्ज़ा खाने लायक भी नहीं रहेंगे। हाँ, पिज़्ज़ा के पोस्टर्स ज़रूर देखेंगे, या जब ये हमारे मोबाइल स्क्रीन पर पॉपअप होंगे पिज़्ज़े तो तब तो ज़रूर देखेंगे, लेकिन उसके अलावा हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। आपको मैंने कल बताया कि पिछले साल 700 अरब रुपए के टैक्स लगे थे, और महंगाई का आलम आपके सामने है, क्योंकि अब एक फिस्कल ईयर ख़त्म होने वाला ऑलमोस्ट, और जून के अंदर नया बजट आएगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस 9 महीने के अंदर हमारे साथ क्या क्या बीत गई है, हमारी क़ुव्वत ख़रीद कहाँ से कहाँ तक चली गई है। और अगर अगले बजट के अंदर 1240 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या जो इस 9 माह के तजर्बे को अगले 12 महीने के तजर्बों पे लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि पिज़्ज़ा खाने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। और पिज़्ज़ा भी जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा खाना, क्योंकि सांस लेने पर शुक्र है टैक्स नहीं लगा, वरना तो सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता। ये मामला है कि जब तक हम अपनी इकानमी को दुरुस्त सिमत में नहीं लेके जाएंगे मामला ठीक नहीं होंगे। और हुकूमत का अलमिया ये है कि वो 3 साल के अंदर 3 फाइनेंशियल टीम्स को चेंज कर चुकी है, और चौथी पाइपलाइन में है। एक मिनिस्टर को डेजिग्नेट किया हुआ, हमने तो इसको मिनिस्टर बनाना है, तू आसरे में बैठ, तेरे नैब के मुकदमात हैं, हम इस पर तेरी को खिदमत गुजारी करेंगे, लेकिन तू अभी बैठ, तू जो कहेगा वैसे ही होगा। उसके कहने के मुताबिक जो उसकी टीम है उसको अब अकोमोडेट करने की भी कोशिश हो रही है। एक बंदे को मैंने कल भी बताया था आपको, उनको चेयरमैन CBR लगा दिया गया। तो अगर इस तरीके से मामलात आगे चलेंगे, ऐसे चलेगा पाकिस्तान तो कैसे चलेगा पाकिस्तान। अच्छा जी, ये हैं सर गुलाम सरवर जंजुआ साहब, उनका भी IMF के हवाले से सवाल है कि ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका वजह मैंने आपको बताई है कि जब
आपको सूझबूझ ही ना हो, आपको ये पता ही ना हो कि हमने मामलात को किस सिमत में लेके जाना है। इक़्तिदार में आने के पहले की डायनामिक्स और होती हैं, इक़्तिदार में आने की हकीकतें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। जब आप इक़्तिदार में नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि क्या सूरत हाल है, किस किस्म की बैठी हुई है। तो आपके साथ जो लोग बैठे थे वो कहते हैं जनाब फ़िक्र ना करें, ऐसे चुटकी बजाते सारा कुछ ठीक हो जाएगा। यही असद उमर साहब हैं जो इमरान खान के नज़दीक सबसे बेहतरीन इकानमी को समझते थे और उनको सबसे पहले वज़ीर ख़जाना लगाया गया और उनको सबसे पहले किक आउट किया गया, सिर्फ इस वजह से कि वो जो फाइनेंशियल बैलेंस है वो क्रिएट नहीं कर पाए थे। और उसके बाद आने वाला कोई भी बंदा फाइनेंशियल बैलेंस क्रिएट नहीं कर सका क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं है, लीडर के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो फाइनेंशियल टीम को लीड कर सके। लीडर के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको टारगेट्स दे सके या उनके लिए कोई लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर सके। हमारा इस वक्त लीडर बना पड़ा है IMF। जब IMF के साथ आप इतने सख्त प्रोग्राम में, इतनी सख्त टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपने सिर्फ $500 मिलियन के लिए आपने ये एग्रीमेंट उनके साथ साइन कर लिया है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि क्या सूरत है। 500 अंदाज़ा कर लेंगे अब ये $500 करोड़ के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, उसके लिए किस किस किस्म की लोगों के ऊपर टैक्सेस लगा के उनका जीना दुभर करना पड़ेगा। और यही अलमिया सर, सिलेक्टेड लोगों का यही अलमिया होता है, उनके पास विजन नहीं होता और जब विजन नहीं होता तो वो मामलात को आगे चला नहीं सकते। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।